हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। जो यूपी ट्रिपल एससी की वन दरोगा भर्ती परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित की जानी है। आज उस परीक्षा का हम लोग 16वां चैप्टर, जिसका टाइटल है वन उपज, जो आयोग ने सिलेबस दिया है उसमें उसका टाइटल दिया है वन उपज, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो आज हम इस 16वें चैप्टर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 15 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये 16वें चैप्टर सहित सारे चैप्टर्स का जो कंटेंट है वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल कराया जा रहा है। ये टेलीग्राम का हमारा लिंक है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है और हमारे जो फेसबुक ग्रुप हो उसका लिंक भी दिया हुआ है। आप वहां से ये टेलीग्राम लिंक लेकर वो सारे आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा ये वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें 200 विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, उनको हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो भी आप वहां से ले सकते हैं। और बाकी प्रयास रहेगा कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट पूरे 100 क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको पेपर्स प्रोवाइड करें, ताकि आप लोग अपना असेसमेंट कर सकें कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर सकते हैं, ठीक करते हैं। इसके अलावा बाकी ये डेली करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमारी चल रही है, उसके वीडियो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक का नाम है वन उपज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो पहले देखते हैं कि वन उपज है क्या, एक्चुअल में इसकी अवधारणा कहाँ से आती है वन उपज। तो वन उपज के बारे में आपको सबसे पहले जानने को मिलता है, वो मिलता है भारतीय वन अधिनियम जो है 1927। अधिनियम की चर्चा हम लोग आपसे कर चुके हैं। इसकी धारा 2(4) मतलब धारा 2 की सब आर्टिकल 4 है, धारा 2 की उपधारा 4। इसमें क्या है, वन उपज को, केवल वन उपज शब्द को परिभाषित किया है। ठीक है, और यह शब्द उन उत्पादों को दर्शाता है जो जंगल में पाए जाते हैं, वनों में पाए जाते हैं या वनों से लाए जाते हैं। वे उत्पाद जो या तो जंगल में पाए जाते हैं या जंगलों से लाए जाते हैं, उनको क्या करते हैं, वन उपज बोला जाता है। और वन उपज की जो आपको परिभाषा मिलती है वो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 4 से आपको मिलती है, भारतीय वन अधिनियम की। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि वन उपज शब्द की परिभाषा आपको कहाँ से मिलती है, तो भारतीय वन अधिनियम से मिलती है। और अगर और स्पेसिफिकली पूछा जाए तो धारा 2 की उपधारा 4 से मिलती है। इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, होपफुली आपसे यही पूछ लिया जाए कि वन उपज की परिभाषा किस अधिनियम से आती है, तो ये परिभाषा भारतीय वन अधिनियम से आती है। अच्छा, इस अधिनियम में वन उपज में किन किन चीजों को शामिल किया गया है वो बताते हैं। पहला लिखा है, निम्नलिखित जो है वो चाहे जंगल में पाया जाता है या जंगल से लाया जाता है। ठीक है, चाहे तो ये जंगल में हो, जिसका उत्पादन वगैरह जंगल में होता हो, या ये जंगल से निकाला जा रहा है, बाहर लेकर आया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वन उपज बोलेंगे। इसमें क्या है, इमारती लकड़ी है, लकड़ी का कोयला है, कोट चौक है। ठीक है, कोट चौक को बोलते हैं, ये अनप्रोसेस्ड रबर होती है। एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा कि रबर जो है वो एक गाढ़े से द्रव, सफेद कलर के द्रव में, जो दूधिये रंग का द्रव होता है उसके तहत बहता रहता है, उसको आप लोग काट चौक बोलते हैं, अनप्रोसेस्ड रबर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कत्था, लकड़ी तेल, राल, राल जो है वो एक्चुअल में लाख है। उसके अलावा प्राकृतिक वार्निश, छाल, महुआ का फूल, महुआ का बीज और हरड़। ठीक है, ये राल थोड़ा सा गाढ़ा सा चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और इसको कई बार आप लोग गोंद भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये जो चीजें हैं, अगर चाहे ये जंगल में मिले या जंगल से लाई जाए तो इनको क्या बोला जाएगा, वन उपज बोला जाएगा। इसके अलावा और अधिनियम में इसकी परिभाषा और जो लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है, पहले पेड़ और पत्ते, फूल और फल और वृक्ष के अन्य सभी भाग या उत्पाद जो इससे पहले उल्लिखित नहीं है। जो अभी हमने चीजें लिखी थी आपको, उनके अलावा यदि कोई पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ है या फूल फल है, वृक्ष है, अन्य सभी भाग उत्पाद हैं, ये भी क्या माने जाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस माने जाएंगे, वन उत्पाद माने जाएंगे। उसके अलावा पेड़ पौधे नहीं, लेकिन ऐसे पौधों की उपज, ऐसे पौधे मतलब घास है, लताएं हैं, नरकट है, काई है, इस तरह की चीजों को भी क्या मानेंगे, ये एक्चुअल में पेड़ पौधे तो नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, वन के भीतर है, तो इनको भी क्या माना जाएगा, वन उपज माना जाएगा। उसके अलावा जंगली जानवरों और उनकी खाल, उनके दांत, उनके सींग, उनके हड्डियां, रेशम, कोकून, शहद, मोम, सभी जानवरों की उपज, ये सभी चीजें भी क्या होंगी, वन उपज में शामिल होंगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि जंगली जानवर वन में उगते थोड़ी हैं, लेकिन वो वनों के भीतर रहते हैं, तो आप उनसे जो इनकी खाल वगैरह आप लेके आओगे तो वन के भीतर से ही लेके आओगे। तो जो परिभाषा है उसके तहत ये भी क्या है, वन उपज में शामिल हो जाते हैं। और जब आपको आर्टिकल पढ़ा रहे थे तो बताया था, वन और वनों के अंदर जो भी उपज है उन सब पर क्या होता है, अधिकार जो होता है वो सरकार का होता है। ठीक है, कुछ आदिवासियों को जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006 का, उसके तहत कुछ अधिकार दिए हैं, बट मूल अधिकार इसमें क्या है, राज्य सरकार का ही है। इसके अलावा पीट है, सतही मिट्टी है, चट्टान है, खनिज, चूना पत्थर, लेटेराइट, खनिज तेल, खाने या खदान, ये सभी उत्पाद भी क्या है,
जो है आपके वन उत्पाद में या फॉरेस्ट प्रोड्यूस में माने जाएंगे। ठीक है, ये सारे उसमें शामिल होंगे। ठीक, अब मोटा मोटा देख लेते हैं कि किस तरह के उत्पाद हैं। जैसे काष्ठ उत्पाद है, तो काष्ठ उत्पाद में लकड़ी है, चंदन है, प्लाईवुड है। ये मतलब हमने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। उसके अलावा गैर लकड़ी वन उत्पाद है, जैसे साल बीज है, शहद है, काजू और मसाला है, बायोडीजल में बनाने वाले पौधे हैं। ये गैर लकड़ी वन उत्पाद में मतलब ये वन उत्पाद तो हैं, बट इनका उपयोग कैसे होना है, लकड़ी के लिए नहीं, लकड़ी के इतर किसी और उपयोग के लिए इनका उपयोग होना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लघु वन उपज। ठीक है, MFP, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गौड़ वन उत्पाद। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, गौड़ अनुपात। ये क्या है, वन उपज का एक उप समुच्चय है। मतलब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे समुच्चय और उप समुच्चय। तो समुच्चय क्या होता है, बड़ी अवधारणा होती है, और उप समुच्चय उस समुच्चय का एक भाग होती है। तो वन उपज का जो एक क्या है, लघु वनोपज जो है वो एक उपसमुच्चय है। इसकी परिभाषा जो मिलती है आपको लघु वनोपज की, ये परिभाषा मिलती है आपको जब अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 आता है। ठीक है, इसको आप लोग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वन अधिकार अधिनियम भी बोलते हैं। इसके अधीन जो है आपको इसकी परिभाषा मिलती है जब ये अधिनियम 2007 में लागू हो जाता है। इसकी धारा जो है 2I, ठीक है, ये वन नहीं है, आई लिखा हुआ है, 2I। ठीक, इसमें क्या है, लघु वन उपज या गौड़ वन उत्पाद किनको बोलते हैं, पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद शामिल। ठीक है, पादप मूल के, वृक्ष मूल के नहीं, पादप मूल के, और सभी गैर इमारती वनोत्पाद। ठीक, ये शामिल होंगे। ये जो चीजें होंगी ये सारी लघु वन उपज में गौड़ अनुपात या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसमें शामिल होंगे। उसकी उदाहरणता क्या है, बांस है, ब्रशकोस है, स्टंप है, बेंत है, टसर है। टसर ये रेशम वगैरह है, कोकून है, शहद, मोम, लाख, ये सारी चीजें जो है वो लघु वन उपज में आएंगी। ठीक है, अब इसी अधिनियम में जो ये वन अधिकार अधिनियम है, इन पर क्या है, लघु वन उपजों पर क्या है, अधिकार जो है वो आदिवासियों के और परंपरागत रूप से वहां जो निवासी हैं उनको दिए गए हैं। तो ये इसी अधिनियम की धारा 3(1)(c) में लिखा हुआ है कि इन उपज पर जो स्वामित्व का अधिकार होगा, जो MFP पर स्वामित्व का अधिकार है, गौड़ वन उपज का संग्रह, इनका स्वामित्व का अधिकार, इनका संग्रह, इनका उपयोग, इनका निपटान का अधिकार शामिल है, जिसे परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्रित किया गया हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर क्या है, जो अधिकार है वो या तो अनुसूचित जनजाति का है या परंपरागत रूप से जो जनजातियां उसके भीतर निवास कर रही हैं, जो लोग निवास कर रहे हैं उनका इस पर अधिकार है। वो चीजें हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। और इसी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है, वन अधिकार अधिनियम है, इसकी धारा 3(1)(I), फिर से बता दूं, ये वन नहीं है, ये I है। इसमें क्या है, वन के प्रबंधन, सुरक्षा और पुनर्जनन के लिए सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करें। ठीक है, ये राज्य सरकार से बात बोल रहे हैं। ठीक है, कि ये वन अधिकार जो है प्रदान करें और उन वनों से छोटे वन उत्पादों का स्वामित्व और निपटान करें जहां उनकी पारंपरिक पहुंच थी। ये जो जनजाति हैं, जो एसटीज हैं और जो ट्रेडिशनली वहां पे निवास कर रहे हैं लोग, उन सभी लोगों को क्या होगा, इन पर उनका स्वामित्व होगा, इनका निपटान करना होगा जहां पर इनकी पारंपरिक पहुंच है। तो ये धाराएं जो हैं ये क्या करती हैं, इनको अधिकार देती हैं जो वहां की जनजातियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी पे क्या हुआ, वन अधिकार अधिनियम जो था उस पर एक राष्ट्रीय समिति आई। ठीक है, उस राष्ट्रीय समिति ने अपनी 2010 में एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि जंगलों में और उसके आसपास रहने वाले लगभग 70 से 90% लोग, ये एवरेज इन्होंने 70 बोला है, बाकी इन्होंने कहीं कहीं बोला है कि 90% तक लोग जो हैं वो अपनी आजीविका का कम से कम एक हिस्सा, अपनी आजीविका का एक हिस्सा क्या करते हैं, गैर लकड़ी वन उत्पादों या MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या गौड़ वन उत्पादों के संग्रहण और विपणन से प्राप्त करते हैं। उनको इकट्ठा करके और उनको बेच कर क्या करते हैं, अपने जीवन का, अपनी आजीविका का एक हिस्सा करीब लेते हैं। और ये निर्भरता कितनी है, 70 से 90% लोगों की। ठीक, तो इसी वजह से इन लोगों ने बोला कि अगर ये जो लोग हैं ये संग्रह और विपणन कर रहे हैं, अगर इनका विपणन जो है वो इनको एक तरीके से, सुनियोजित तरीके से इनको इसकी कीमत प्राप्त हो, जिस कीमत का आधार क्या है सरकार तय करे, तो इनकी आजीविका क्या है, सुधारी जा सकती है और इनकी निर्भरता को भी उस पर कम किया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या है, इनके उत्पादों का क्या है, कोई मार्केट तो है नहीं,
ठीक है, तो लोग औने पौने दामों पे इनकी वस्तुएं खरीद लेते हैं। लेकिन अगर सरकार इनको एक न्यूनतम मूल्य गारंटी दे देगी कि आपका ये सामान इससे कम रुपए में नहीं बिकेगा, तो इनका क्या होगा, इनको एक उचित मूल्य मिलेगा। जब उचित मूल्य मिलेगा तो इनको कम वस्तुओं में ही आपको जो है अधिक जो है पैसा मिलेगा, जिससे इनकी वन उत्पादों पर निर्भरता कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी समिति ने इन्हीं सब बातों को ध्यान करते हुए जो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो लघु वन उत्पाद हैं, उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, एमएसपी की बात की कि इन लघु वन उत्पादों के लिए भी आपको एमएसपी घोषित करना चाहिए। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एमएफपी संग्रहकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के एक उपाय के रूप में, सोशल सिक्योरिटी के एक उपाय के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल मैटर्स जो है, उनके द्वारा एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमसीपी और मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उपज के विपणन के लिए योजना 2013 में लागू की गई। तो जो लघु वन उपज हैं या जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं या गौड़ वन उत्पाद हैं, उनके लिए जो है एमएसपी योजना कब से लागू हुई, वर्ष 2013 से लागू हुई। ठीक है, वैसे एमएसपी योजना पहले से लागू थी, बट इनके लिए क्या हुई, एमएसपी योजना जो है वर्ष 2013 से आ गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसकी चर्चा बीच में हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अब एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा, तो एमएसपी का निर्धारण जो होगा, एक संस्था है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको ट्राइफेड बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1987 में हुई और संबंधित राज्यों से प्राप्त सुझावों इनपुट के आधार पर ये ट्राइफेड अपने इनपुट देगा, और जिस राज्य से संबंधित वो लघु वन उत्पाद है, ठीक है, वो राज्य क्या है, अपने सुझाव देगा, इनपुट देगा, और उसके आधार पर केंद्र सरकार इसका क्या करेगी, एमएसपी का निर्धारण करेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारित करेगी। ठीक है, इसका क्या है, पूर्व निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन ये है, इनका खरीद, विपणन और संचालन जो है वो नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। राज्य जो है एजेंसीज को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, उन नॉमिनेट के बाद जो पूर्व निर्धारित एमएसपी है उस पर इन वन उत्पादों का जो खरीद होगी, इनका जो मार्केटिंग होगा, इनका जो संचालन होगा, वो सब वो एजेंसियां करेंगी। तो इनका जो संचालन वगैरह जो होगा वो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। एमएसपी का निर्धारण क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा होगा। ठीक, ये योजना जो स्टार्ट हुई थी, एमएसपी योजना जो स्टार्ट हुई थी, एमएसपी के तहत जो एमएफपी के लिए जो एमएसपी योजना स्टार्ट हुई थी, ये शुरू में भारत के संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, जिसमें 10 राज्य शामिल हैं, उन राज्यों में ये लागू की गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना शामिल है, यहाँ पे की गई थी। और बाकी ये एमएफपी के लिए एमएसपी जब किया तो इसमें जनजातीय मूल के 1 लाख एमएफपी संग्राहक जो लोग हैं, 1 लाख लोग हैं जो इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या लघु वन उत्पादों का संग्रहण करते हैं, उनको टिकाऊ फसल कटाई और मूल्यवर्धन गतिविधियों को पर प्रशिक्षण देने की परिकल्पना भी की गई है। इसी नीति में क्या है, परिकल्पना की गई है कि हम कम से कम 1 लाख ऐसे संग्राहकों को क्या करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, जिससे ये लोग टिकाऊ तरीके से क्या है, कटाई वगैरह करें और मूल्यवर्धन गतिविधियों में इन्वॉल्व हों। मूल्यवर्धन उसको बोलते हैं कि जब आप किसी कच्चे मटेरियल को इस तरह से आप प्रोसेस करते हो, ठीक है, इस तरह से उसको प्रसंस्कृत करते हो कि उसकी कीमत क्या है, बढ़ जाए। ठीक है, बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मूल्य संवर्धन बोलते हैं या मूल्य वर्धन बोलते हैं। जैसे आप नॉर्मल एक लकड़ी बेचो और उसी लकड़ी का आप टेबल बना के बेच दो, तो टेबल महंगी बिकेगी, लकड़ी क्या बिकेगी, सस्ती बिकेगी। लकड़ी में फिर आप एक देखो कि कोई आप सीधा पेड़ बेचो और उस पेड़ को बाकायदा काट के उसकी चिराई वगैरह करवा के उसके पटिए और जो आप बीम्स वगैरह हैं वो बीम्स वगैरह निकाल दो, उनकी घिसाई करके उनको चिकना कर दो, उनपे पॉलिश कर दो। अगर आप उस तरह से बेचोगे तो उनका क्या होगा, जो पेड़ की एक्चुअल कीमत है उससे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। इन्हीं गतिविधियों का क्या बोलते हैं, मूल्यवर्धन गतिविधियां बोलते हैं। तो इस योजना के तहत ये भी मतलब प्रशिक्षण देने की कल्पना है, जिससे ये लोग क्या है, मूल्यवर्धन हो, जिसको कम वन उत्पादों में भी इनको क्या हो, अधिक पैसा मिले। जब इनको कम उत्पादों में अधिक पैसा मिलेगा तो इनकी वनों पर निर्भरता क्या है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और मूल्यवर्धन में क्या है, इनको ज्ञान दिया जाएगा, तो इनमें क्या होगा, इनके कौशल का विकास भी होगा। ठीक है, अब एमएसपी का निर्धारण हो गया। अब एमएसपी का ये संचालन कैसे होगा वो देख लेते हैं। संचालन के लिए क्या है, एक एमएफपी नेट पोर्टल है, ये ट्राइफेड का पोर्टल है। ठीक, ये क्या करता है, एमएफपी के लिए एमएसपी जो लघु वन उत्पाद हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को लागू करने के लिए
सहायक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया। उत्प्रेरक तो आप लोग जानते हैं, जो किसी चीज को क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंस में एक्सेलरेट कर देते हैं। तो इसको असिस्टेंस के लिए और एक्सेलरेशन के लिए क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है, इस एमएफपी पोर्टल में क्या होगा, भारत में एमएफपी व्यापार जो है उसके आंकड़े, विपणन संभावनाओं के आंकड़े, एमएफपी विकास प्रशिक्षण और ट्राइफेड की खुदरा विपणन गतिविधियां, और एमएफपी के लिए एमएसपी की कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या एमएसपी निर्धारित किया गया है, ये सारी जो है सूचनाएं इसमें ट्राइफेड के इस पोर्टल में शामिल होगी। ये क्या करेगा, एमएफपी संग्राहकों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, उनके आय स्तर को बढ़ाना और एमएफपी की स्थायी कटाई सुनिश्चित करना। एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो लघु वन उत्पाद हैं, उनकी स्थायी कटाई सुनिश्चित करना, मतलब उनको प्रशिक्षित किया जाए कि कटाई इस तरह से ना हो कि आपका जो वन क्षेत्र है वही क्या हो, आपका प्रभावित होने लगे नकारात्मक रूप से। इनको इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि ये वन उत्पादों का संग्रहण भी कर लें और वनों को उससे कोई नुकसान भी ना हो। ठीक है, ये क्या करेगा, एमएफपी पर सभी सूचनाओं की जरूरतों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है और एमएफपी व्यापार में हितधारकों की सुविधा प्रदान करता है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन या वन स्टॉप सॉल्यूशन या सिंगल विंडो टाइप के जो कॉन्सेप्ट है, उसी के कॉन्सेप्ट पे इसको डेवलप किया गया है, ताकि आपको एक ही स्थान पर लगभग आवश्यक सभी जानकारी क्या हो, मिल जाए। ठीक है, और जो व्यापार में हितधारक हैं उनको ये सुविधा प्रदान भी करेगा। तो ये एमएफपी नेट का पोर्टल हो गया, ट्राइफेड द्वारा जो हो गया है। इसके अलावा वन्य उपज अभी हम लोगों ने देख लिए हैं। वन्य उपज में कुछ वन्य उपज के बारे में लिखा है जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है कि इनका उत्पादन कहाँ होता है, इनका उपयोग कहाँ है। तो जो मुख्य उनको हमने लिखा है, जैसे एक तेंदु पत्ता होता है जो मूलतः मध्य प्रदेश वगैरह में पाया जाता है। इस पत्ते का उपयोग बीड़ी लपेटने में किया जाता है। आप लोगों ने अगर बीड़ी देखी हो तो बीड़ी जिस पत्ते से बनती है, उसमें बीड़ी में क्या होता है, एक पत्ता होता है और उस पत्ते के अंदर तंबाकू भरी रहती है, तो उस पत्ते को तेंदु पत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये बीड़ी लपेटने में काम आता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीड़ी लपेटने में कौन सा जो पत्ता है वो काम आता है, तो उसको तेंदु पत्ता बोलते हैं। इसके बाद दूसरा है कत्था। कत्थे के लिए पूछा जाता है ये किस वृक्ष से मिलता है, तो कत्था जो है वो खैर नामक वृक्ष से मिलता है। इसीलिए आप लोग लोकल लेवल पे देखेंगे कई लोग क्या है, कत्था को खैर भी बोलते हैं। ये कत्था जो है वो खैर नामक वृक्ष से मिलता है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है टैनिन। टैनिन क्या है, चमड़े की खाल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसी तरह एक है रेजिन। रेजिन क्या है, चीड़ के वृक्षों से एकत्रित किया जाता है और इसका उपयोग लिनोलियम, सीलिंग वैक्स, ऑयल क्लॉथ, स्याही, स्नेहक पदार्थ, पेंट आदि बनाने में किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये स्नेहक पदार्थ। ठीक है, पूछा जाता है कि स्नेहक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ये रेजिन का किया जाता है और रेजिन जो है आपको चीड़ के वृक्षों से मिलती है। इसके अलावा एक है लाख। लाख जो है वो केरिया लक्का नामक कीड़े की राल है। पूछ लिया जाता है कि लाख क्या है, तो लाख क्या है, राल है। किस कीड़े से मिलती है, केरिया लक्का कीड़े से मिलती है। और यह कीड़ा होता कहाँ है, ये पलाश, पीपल, कुसुम, सिरसू, गूलर, शिशिर, बरगद आदि वृक्षों पर पलता है और इसका प्रयोग औषधि बनाने में, रेशम रंगने में, चूड़ियां, पेंट, मोम, इस सब को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लोग आप अच्छे, ये जो सारे जो उपज हैं इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज इनसे स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लाख जो है किस कीड़े से मिलती है, रेजिन किस वृक्ष से एकत्रित की जाती है, टैनिन जो है इसका किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ हमने उपयोग के आधार पर इनको वृक्ष प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले है ईंधन व चारा। किन से मिलेगा आपको, करंजा से मिलेगा आपको ईंधन, जेट्रोफा से ये बायोफ्यूल्स में मिलते हैं, बबूल है, सिरिस है, अगस्त है, अमलतास है और कचनार है। इसके बाद इमारती लकड़ी की बात होती है तो शीशम, सागवान सबसे प्रमुख है इमारती लकड़ी के लिए। इसके अलावा सखुआ है, गम्हार है, महोगनी है, कटहल है, आम है, बांस है आदि है। जलमग्न भूमि के लिए, वेटलैंड्स के लिए अर्जुन है, जामुन है, सफेदा। वैसे रेगिस्तान, बंजर भूमि, फलदार वृक्ष और औषधि वृक्ष, इन सब की वृक्ष प्रजातियां आपको लिख दी है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में कौन जो है वो औषधीय प्रजाति नहीं है, और चार इनके नाम आपको मिल जाए, नीम मिल जाए, तुलसी मिल जाए, आंवला मिल जाए और उसके अलावा एक आपको मिल जाए बबूल। तो आपको पूछ लिया जाए कि औषधीय पौधे इसमें कौन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस वन उपज बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं। वो योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहली है वन धन विकास योजना। ये योजना जो है वो 14 अप्रैल 2018 को आती है। वही जनजातीय मामलों के मंत्रालय
और ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म जो है वो जरूर से याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि ये लोग कई बार आपको पूछ लेंगे कि ये जो वन धन विकास योजना है ट्राइफेड द्वारा चलाई जाती है, इस ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है, और वो आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं और हिंदी में भी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इनका फुल फॉर्म आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जनजातीय वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं विस्तार और जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि। ठीक है, जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य में वृद्धि करेंगे और विस्तार करेंगे तो इनकी आय में वृद्धि नेचुरल सी बात है वो हो ही जाएगी। ठीक, तो एक योजना हो गई वन धन विकास योजना। दूसरी योजना है स्कूल नर्सरी योजना। स्कूल नर्सरी योजना का आयोजन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त 2015 को बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए स्कूल नर्सरी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत बच्चे स्कूल में क्यारी में बीज बोएंगे और पौधे उगाएंगे। बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या है योजना थी। इसके अलावा ग्रीन इंडिया मिशन है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फरवरी 2014 में शुरू किया गया था और ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूलन और समन रणनीतियों के संयोजन के साथ भारत में वन आवरण को संरक्षित करना और न्यूनीकृत वन क्षेत्र को पुनर्स्थापित कर तथा वृद्धि करना है। 2014 में आई है और इसका क्या है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है अनुकूलन और समन रणनीतियों द्वारा। ठीक, ये आप लोगों को हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ग्रीन इंडिया मिशन का इतना ही जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है इस परीक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया। उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश में वन आवरण बढ़ाने के लिए, और इसको दोबारा क्या है 2007-8 में शुरू किया गया। 2001 में शुरू हुई थी, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इसको 2007-8 में फिर से शुरू किया गया। इसके बाद है नगर वन योजना। नगर वन योजना भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को नगर वन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत वनीकरण को बढ़ावा देने और गैन वन उपयोगों के लिए सौंपी गई वन भूमि के लिए गतिविधियों का पुनर्जनन करना है, ये नगर वन योजना हो जाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बांस मिशन। बांस जो था वो पहले क्या था, आप इसको वन में काउंट करते थे, लेकिन इसके बाद आपका 2006 में एक संशोधन होता है और वन को क्या कर देते हैं 2006 में या 2002 में आई थिंक संशोधन होता है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इसको वन को उससे निकाल देते हैं बाहर अधिनियम से। ठीक है, और उसके बाद से अब वन को क्या कर सकते हैं आप कॉमर्शियली इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में पहले देख लेते हैं वन क्षेत्र का 13% हिस्सा जो है वो बांस के अंतर्गत आता है। ठीक है, 13% एरिया में क्या होता है, बांस होता है, और इस देश में 137 प्रकार के बांस उगाए जाते हैं। इनका उपयोग लगभग 1500 कार्यों में होता है। तो इससे ही समझ लीजिए कि वन कितना ये बांस जो है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। इस बांस मिशन का आरंभ जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हुआ और इसको कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2006 में आरंभ किया गया। ये 100% जो है वो केंद्र प्रशासित प्रायोजित योजना है। तो इसका मंत्रालय है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उसके भीतर जो डिपार्टमेंट है वो कृषि और सहकारिता विभाग है, और वर्ष 2006 में ये योजना आती है, राष्ट्रीय बांस मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं इस मिशन में क्या है, बागवानी के समन्वित विकास के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की उप योजना के रूप में इसको कार्यान्वित किया जा रहा था। ठीक है, अब 2017 में बांस मिशन का नाम बदल के क्या कर दिया है, बांस मिशन का नाम करके नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बैम्बू मिशन NABM इसका नाम कर दिया है। इसके प्रमुख बिंदु जो है वो है, यह अधिनियम बांस के पेड़ों को काटने या इसकी बुलाई के लिए अनुमति हासिल करने से छूट देने में मदद करता है। अब आपको बांस के पेड़ों को काटना है, उसकी ट्रिमिंग करनी है, तो आपको उसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली कर सकते हैं। भारतीय वन अधिनियम की धारा 2 जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, उसकी धारा 2 की उपधारा 7 या 27 आप बोल सकते हैं, वो 27, इससे बांस शब्द को हटा दिया है। जब तक ये बांस शब्द जो है इस धारा में था तब तक इसको वन में काउंट किया जाता था, और वन में काउंट होने की वजह से इसको आप काट नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया है तो अब आप इसकी कटाई वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस संशोधन के पारित होने के बाद बांस की निःशुल्क आवाजाही की अनुमति है, जिससे कच्चे माल की मांग उत्पन्न होती है। ठीक है, ठीक, उसके अलावा इससे गैर वन भूमि पर बांस के वृक्षारोपण और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा गांव और छोटे शहरों में लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। ठीक है, ये जो धारा में इसमें बांस शब्द को हटाया गया है,
ये वर्ष 2017 में हटाया गया है, और अब बांस को आपने वृक्ष से घटाकर इसको घास में आपने लिख दिया है कि अब बांस जो है वो एक्चुअल में एक प्रकार की घास है, ठीक है। परंतु वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के तहत प्रशासित किया जाएगा। मतलब इसका प्रशासन जो होगा वो 1980 के तहत होगा, लेकिन अब ये वन नहीं है, घास है, तो इसको आप इजीली काट सकते हो, इसका व्यापार वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। इसका क्या है, सरकार गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और देश में हरित आवरण ग्रीन कवर को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य के प्राप्त करना चाहती है। ये 2000 वर्ष वाइज चला गया है, ये योजना ओवर हो गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि ये योजना कितनी सक्सेसफुल रही है। थोड़ा सा बांस के बारे में देख लेते हैं। बांस क्या है, बांस जो है एक पोएसी कुल की एक अत्यंत उपयोगी घास है। एक्चुअल में बांस जो है वो घास है ही, और ये पोएसी कुल की है, ठीक है। और यह एक सपुष्पक, आवृतबीजी और एक बीजपत्री पादप है। सपुष्पक इसमें फूल होते हैं, आवृतबीजी है और एक बीजपत्री पादप है। ये गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, एक खसखस आदि परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य, गेहूं वगैरह के परिवार से ही आता है। ये पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला काष्ठीय पौधा है। एक्चुअली बांस के बारे में कहा जाता है कि बांस जो है वो प्रारंभिक 5 वर्षों में क्या करता है, अपनी जड़ें ही बढ़ा रहा होता है, और फिर 5वें वर्ष में अचानक से बांस जो है वो 80-80, 90-90 फुट तक बढ़ जाता है। इसकी लंबाई 80-80, 90-90 फुट तक हो जाती है, ठीक है। इसको कटाई के बाद बांस जो है वो स्वतः पैदा हो जाता है, और अन्य पेड़ों की तुलना में वातावरण से 25% ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये सोखता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जो अभी एमएसपी की बात हुई है, एमएसपी फॉर एमएफपी, जो लघु वन उत्पादों को लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो इसमें जो अभी टोटल वस्तुएं शामिल हैं, वो आपकी जो टोटल वस्तुएं शामिल हैं वो है 87, ठीक है। 87 वस्तुएं इसमें शामिल हैं, और ये जो शामिल किया गया है ये अभी 2020 में ही 11 नवंबर 2020 में इसको कुछ वस्तुओं को बढ़ाया गया है, और अब टोटल वस्तुओं की संख्या जो है 87 हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम से जोड़ा गया है, तो वर्तमान में 87 लघु वन उत्पाद हैं जिनको ये एमएसपी के ब्रैकेट में लाया गया है, ठीक है। तो ये जो आपका वन उपज वाला चैप्टर है, इसमें इतना ही है कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हमें नहीं मिला जो हम आपके साथ डिस्कस करते। अगर कुछ भी इसमें छूट गया होगा तो जो टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे उसमें उन फैक्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिससे आपको फ्री पीडीएफ वगैरह सारी मिलती रहें, और ये डेली करंट अफेयर सीरीज के वीडियोस आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने चैप्टर आपका जो कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर ये आपका था 16। अब जल्दी हम चैप्टर नंबर 17 के साथ आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।